नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स का है और ये मार्च और अप्रैल मंथ जो 2024 का है उसके सारे करंट अफेयर्स जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। टोटल मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 170 क्वेश्चंस लिए हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या तो कोई टीचर का एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस संस्था ने श्री राम लला के माथे पर सूर्य प्रकाश लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये जो प्रोजेक्ट था सूर्य प्रकाश लाने का, इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था सूर्य तिलक। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य तिलक राम लला के माथे पे पड़ रहा है। तो ये जो सूर्य तिलक लाना जो था सूर्य प्रकाश, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किस संस्था ने निभाई है? ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है। आईआईटी बॉम्बे, बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली या तो फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। तो ध्यान रखिए आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। 170 क्वेश्चंस है। जब भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए, सामने में आए, तो आप लोग वीडियो को पॉज जरूर कीजिएगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में ये 170 क्वेश्चंस मुझे कवर करने हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको इससे पता चलेगा आप लोग कितने पानी में है, मतलब कितनी आपकी तैयारी अच्छी है। और आउट ऑफ 170 मिनिमम 150 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने ही चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। इस संस्था ने रामलला के माथे पर सूर्य प्रकाश लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया उस प्रोजेक्ट का नाम था सूर्य तिलक प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या करना था, रामलला के माथे पे एक तिलक लाना था, लाइट का सूर्य प्रकाश लाना था। किस दिन? राम नवमी के दिन। तो ये बहुत ही कठिन टास्क था, इतना इजी नहीं था। तो ये जो कंसेक्रेशन सेरेमनी हुआ था, मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुआ था, ये आप लोग जान लीजिए, ये हुआ था अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, ये डेट आज से 5 साल बाद भी इम्पोर्टेंट होगा। और फिर जो रामलला की जो मूर्ति है उसके जो मूर्तिकार हैं वो हैं अरुण योगी राज। तो इससे रिलेटेड जो एक दो क्वेश्चन और था वो भी मैंने इस क्वेश्चन में कवर कर लिया ताकि आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? नया इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं, ये है सुखबीर सिंह संधू जी और ये है ज्ञानेश कुमार जी। ये दोनों ही अभी बने हैं नए चुनाव आयुक्त, न्यू इलेक्शन कमिश्नर, ये दोनों ही बने हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। राजीव कुमार जी जो हैं ये बीच में हैं, ये हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ इस तरीके से ढांचा होता है कि एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि ये हैं राजीव कुमार जी, और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ये दोनों अभी बने हैं, एक सुखबीर सिंह संधू जी और एक बने हैं ज्ञानेश कुमार जी। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकन घोषित किया गया है? यूथ आइकन किनको घोषित किया गया है? ऑब्वियसली ये घोषित किया जाता है ताकि युवाओं में जो है वो वोटिंग के प्रति एक जागरूकता पैदा हो और लोग जाकर वोट करें। तो ये घोषित किया गया है आयुष्मान खुराना जी को, जो कि बॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं। तो तीसरे का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो चुनाव है 2024 का लोकसभा चुनाव, उसका जो टैग लाइन है वो है चुनाव का पर्व देश का गर्व। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। चौथा का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों किया गया है ये भी हम लोग जान लेते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव था वहां पे 60% से भी कम वोटिंग हुआ था हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पे। इसीलिए उन 414 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया और वहां पे ये अभियान चलाया गया मिशन 414, ताकि वहां के लोग उनमें एक जागरूकता पैदा हो और वो वोट करें इस बार अच्छे से। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। 2024 के लोकसभा चुनाव का
टैग लाइन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। टैग लाइन जो है वो है चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये 18वां लोकसभा का चुनाव है 2024 में जो हो रहा है, और इस लोकसभा चुनाव को आम चुनाव भी कहते हैं, मतलब जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं। 7 फेजेस में ये होगा। 4 फेज तो कंप्लीट भी हो चुका है, 3 फेज और बचे हैं, और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अभी होने वाला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस लोगों का जून महीने में, तो इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसैन बोल्ट को भी किया गया है, क्रिस गेल को भी किया गया है, युवराज सिंह जी को भी किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसैन बोल्ट कौन है। तो ये जमैका के एक अंतर्राष्ट्रीय धावक रह चुके हैं, स्प्रिंटर, जो कि 8 बार ये ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। तो इनके नाम पे ये रिकॉर्ड है। तो एक तो ये ब्रांड एम्बेसडर हो गए, दूसरे क्रिस गेल हैं। तो आइए इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो होने वाला है ये 9वां एडिशन है मेंस T20 वर्ल्ड कप का, और ये कौन होस्ट करने वाले हैं? तो इसको वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों मिल के इसको होस्ट करने वाले हैं। 1 जून से 29 जून तक ये वर्ल्ड कप चलेगा। इंग्लैंड जो है डिफेंडिंग चैंपियन है, मतलब पिछली बार का विजेता इंग्लैंड टीम है। आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ब्रांड T20 वर्ल्ड कप 2024 में आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा, मतलब स्पॉन्सर करेगा? हर टीम को स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है क्योंकि पैसे लगते हैं। तो इस बार आयरलैंड और स्कॉटलैंड क्रिकेट टीमों को जो स्पॉन्सर करेंगे वो ब्रांड है नंदिनी ब्रांड। ये कर्नाटका का डेयरी प्रोडक्ट है। तो 7वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 8वां देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है झारखंड में। आप लोग वीडियो को पॉज जरूर किया कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर को कमेंट किया कीजिए। तो झारखंड में ये योजना शुरू की गई है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। इंडिया में इस तरीके का ये पहला ये स्कीम है, और ये किस लिए लाया गया है? इसलिए लाया गया ताकि जो विडोज हो जाती है, जो विधवा हो जाती है कम एज में, उनको शादी के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अपनी जिंदगी यूं अकेले ना बिताएं, और वो शादी के लिए प्रोत्साहन करना ही यही सरकार का मकसद है। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी? फाइनेंशियल इंसेंटिव देगी, मतलब कुछ पैसों की सहायता देगी। कितने पैसों की? 2 लाख रुपयों की, अगर कोई विधवा दोबारा शादी करना का ऑप्शन चूज करती है तो। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, सबको नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनको नहीं दिया जाएगा, जो पेंशनर्स हैं उनको भी नहीं दिया जाएगा, और जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको भी इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अभी चंपाई सोरेन। आइए देखते हैं अगला 9वां क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को मैं एक साथ लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, तो ये शुरू की गई है दिल्ली में। 9वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। दिल्ली की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया, और इस योजना के तहत होगा क्या? मंथली पेमेंट दिया जाएगा 1000 रुपया हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, सबको नहीं दिया जाएगा। तो किनको नहीं दिया जाएगा? तो वैसी महिलाएं जो कि ऑलरेडी किसी तरीके का पेंशन या किसी तरीके की सहायता दिल्ली सरकार से ले रही हैं, उनको इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। टैक्स पे जो कर रही हैं जो विमेन, उनको भी उस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। और जिनको लाभ दिया जाएगा उनमें एक चीज होना चाहिए कि उनके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा बना है? मतलब राइट टू अबॉर्शन। आपने कई सारे अधिकार देखे होंगे जो हमारे संविधान में है, लेकिन यहाँ पे गर्भपात के अधिकार का बात किया जा रहा है।
तो ऐसा अधिकार देने वाला जो पहला देश बना है वो है फ्रांस। तो 10वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो बिल है इसको पास किया गया ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा। जैसे कि इंडिया में अगर पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बुलाना पड़ेगा, उसी तरीके से वहाँ पे भी ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। वहाँ पे कौन है? यहाँ पे तो लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पे है नेशनल असेंबली और सीनेट है। तो नेशनल असेंबली वहाँ पे लोकसभा मतलब लोअर हाउस का काम करता है और सीनेट अपर हाउस का। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो हैं इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हैं गैब्रियल एटल। आइए आगे देखते हैं 11वां प्रश्न देखेंगे, बट उसके पहले आप लोग प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? न्यू चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये बने हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ये उनकी तस्वीर है और ये शपथ ग्रहण के दौरान की तस्वीर है, ये उनकी माता जी हैं। तो इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं कि इनके पहले इस पोस्ट पे थे एडमिरल हरि कुमार जी। 30 अप्रैल को वो रिटायर कर गए, तो वो थे इसके पहले एडमिरल हरि कुमार जी। और ये जो अभी बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ये पहले वाइस चीफ थे, अब चीफ बन गए हैं इंडियन नेवी के। अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछा जाए तो वो है मनोज पांडे जी। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ पूछा जाए तो वो है मार्शल विवेक राम चौधरी जी। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ पूछा जाए तो वो है जनरल अनिल चौहान जी। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? सिर्फ एक ही है जो क्वालिफाई की हैं, और वन एंड ओनली इंडियन वेट लिफ्टर जो कि क्वालिफाई की हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए, वो हैं मीराबाई चानू जी। 12वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये उनकी तस्वीर है। तो इनके बारे में ये जान लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक्स में ये सिल्वर मेडलिस्ट थे, और इस बार जो होने वाला है वो पेरिस ओलंपिक्स मतलब फ्रांस में होने वाला है। तो मीराबाई चानू जो हैं वो ओनली इंडियन वेट लिफ्टर है जो कि क्वालिफाई की हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। आरबीआई का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आरबीआई फाउंडेशन डे। तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को, हर साल मनाया जाता है। तो 13वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को ही आरबीआई का स्थापना हुआ था, और ये सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है भारत का, और इस बार इसका 90 साल कंप्लीट हो गया। 1 अप्रैल 2024 को इसका 90 साल कंप्लीट हो गया। सर ऑसबोर्न स्मिथ जो थे वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अभी के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो ये है शक्तिकांत दास जी। आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस है पहले वो कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन 1937 में ही ये शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कह लीजिए अभी है मुंबई में। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 1 अप्रैल को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा का स्थापना दिवस। 14वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा डे, इसको उत्कल दिवस भी कहा जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि उड़ीसा स्टेट का जो फॉर्म हुआ था, उड़ीसा जो बना था वो बना था 1 अप्रैल 1936 को, और ये हर साल मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और हुआ क्या था, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस नाम से पहले राज्य था, उससे उड़ीसा अलग हो गया और एक अलग राज्य बन गया उड़ीसा, और बचा रह गया बिहार, जिसमें आज का झारखंड भी था। बाद में सन 2000 में झारखंड भी अलग हो गया बिहार से। आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को आमंत्रित किया गया है, यह किस देश में आयोजित होगा? तो G7 का मेंबर भारत तो है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं G7 का मेंबर कौन कौन है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को इस बार आमंत्रित किया गया है। तो होने वाला कहाँ है ये G7 समिट? तो ये होने वाला है इटली में। 15वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट की है, और इस बार जो G7 समिट होने वाला है वो 50वां G7 समिट है, और ये होने वाला है पुगलिया जो कि इटली में है। 49वां जो इसके पिछला G7 समिट हुआ था वो हुआ था जापान में, और अगला मतलब 51वां जो होने वाला है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड हो चुका है, वो होगा कनाडा में। और G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7।
आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब नेटो का 32वां सदस्य बना है? इसके पहले 31 मेंबर थे, अब जो 32वां बना है वो बना है स्वीडन। तो 16वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इसको नेटो को नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। तो इसमें 30 यूरोपियन मेंबर हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं। ठीक है, 30 यूरोपियन है। नेटो का सेक्रेटरी जनरल जो है वो है जेंस स्टोल्टनबर्ग और नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम में। और बेल्जियम में कहाँ? तो ये है ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी भी है। तो नेटो है क्या? ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब सभी लोग आपस में एक साथ एक सिक्योरिटी बनाकर रहते हैं। इसमें क्या होगा, कोई भी एक इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट पे अगर कोई देश हमला करता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूरे 32 के 32 देशों पे हमला कर दिया है और उसका जवाब 32 के 32 देश मिल कर देंगे अगर कोई भी थर्ड पार्टी हमला करता है नेटो के किसी भी मेंबर पे। तो आइए देखते हैं 17वां क्वेश्चन। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 की ट्रॉफी किसने जीती? तो हम सभी लोग जानते हैं ये जीता गया है आरसीबी के द्वारा। आरसीबी की जो विमेन टीम है, विमेंस प्रीमियर लीग, उन्होंने जीता है इस बार का। तो यहाँ पे 17वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो WPL था ये दूसरा सीजन था WPL का। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थी वो थी दीप्ति शर्मा और ये यूपी की टीम से थी। सबसे ज़्यादा रन बनाया गया था एलिस पेरी के द्वारा जो कि आरसीबी की थी, 347 रन इनके द्वारा बनाया गया। सबसे ज़्यादा विकेट लिया गया श्रेयंका पाटिल के द्वारा, ये भी आरसीबी से ही थी और इन्होंने 13 विकेट लिए थे। आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी 2023-2024 का जो खिताब है वो किसने जीता? रणजी ट्रॉफी तो ये जीता गया मुंबई के द्वारा एक बार फिर से। तो 18वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और जान लीजिए, ये रणजी ट्रॉफी का 89वां सीजन था इस बार रणजी ट्रॉफी का। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे तनुष कोटियान, मुंबई टीम से थे। सबसे ज़्यादा रन बनाया गया था रिक्की भुई के द्वारा जो कि आंध्रा टीम से थे, इन्होंने 902 रन बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट लिया गया आर साई किशोर जी के द्वारा और ये तमिलनाडु टीम से थे और इन्होंने टोटल 53 विकेट लिए थे। आइए देखते हैं 19वां क्वेश्चन। हाल ही में मीथेन सैट सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है मीथेन सैट सैटेलाइट को? तो ये लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि किनका है? ये एलन मस्क का है, वो टेस्ला के भी मालिक हैं। तो 19वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये करेगा क्या सैटेलाइट? ये स्पेस में नेम एंड शेम करेगा मीथेन एमिटर्स को, मतलब ये बताएगा भी कि कौन कौन सा देश कितना मीथेन एमिट कर रहा है, साथ ही साथ उनको थोड़ा शर्मिंदगी भी फील करवाएगा। तो ये होगा क्या, मीथेन सेट बताएगा कि कितना मीथेन किस देश से आ रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही साथ क्या उस देश से जो मीथेन एमिट हो रहा है वो समय के साथ घट रहा है या और बढ़ता ही जा रहा है, ये सब कुछ बताएगा मीथेन सैट सैटेलाइट। तो ये है क्या, मीथेन के बारे में क्यों बताएगा ये? तो मीथेन है क्या, ये बहुत ही खराब चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग में है दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है मीथेन। पहला कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और उसके बाद है मीथेन। आइए देखते हैं 20वां क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन के द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जो है ये जारी किया गया? ये एक रिपोर्ट है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर। तो इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो टोटल एमिट हुआ है एटमॉस्फेयर में मीथेन 120 मिलियन टन एमिट हुआ है और ये इसमें जो 80 मिलियन टन है ये सिर्फ 10 देशों से आया है। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो ये लीड करता है, मतलब सबसे आगे है मीथेन एमिशन में। अगर ऑयल एंड गैस से मीथेन जो एमिट होता है उसकी बात करें तो US टॉप पे है और दूसरे नंबर पे है रसिया। लेकिन अगर कोल से बात करें, कोयले से, तो उसमें चाइना टॉप पे है मीथेन एमिट करने में अगर कोल से बात करें तो। आइए आगे बात करते हैं 21वें क्वेश्चन के बारे में। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में तो ये दिया गया है ओपनहाइमर को। 21वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। इस बार ये जो था ये 96 था, 96वां था। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है ओपनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को मिला है ओपनहाइमर को डायरेक्ट करने के लिए। बेस्ट एक्टर जो है ये मिला है किलियन मॉर्फी को ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एमा स्टोन को
पुअर थिंग्स मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है डाविन जॉय रैंडोल्फ को द होल्डओवर्स मूवी के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ओपनहाइमर मूवी का पूरा ही दबदबा था इस बार ऑस्कर अवार्ड्स में। 22वां देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत किन धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी? तो इसके अंतर्गत हिंदूज को भी दी जाएगी, सिखों को भी दिया जाएगा, बौद्ध लोगों को भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी 3 धर्मों को दिया जाएगा। तो हम लोग वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। हिंदुओं की बात कर लिए, सिखों की, बुद्धिस्टों की, इसके अलावा जैन लोगों को भी दिया जाएगा, पारसी लोगों को भी दिया जाएगा और क्रिश्चियन लोगों को भी दिया जाएगा, बशर्ते अगर वो इन 3 देशों से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं और वो 31 दिसंबर 2014 के पहले पहले आ चुके हैं, तो ही उनको नागरिकता दिया जाएगा। CAA के थ्रू, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तभी दिया जाएगा। कंडीशन याद रखिएगा, अगर इन 3 देशों से आए हैं तो ही, और 31 दिसंबर 2014 के पहले पहले आ चुके हैं तो ही। और ये जो एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको मतलब क्योंकि ये अमेंडमेंट है मतलब संशोधित है, तो किसमें संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, उसमें संशोधन किया गया था। तो इसमें क्या है, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज मतलब जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन से धर्म के? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन जो है ये अल्पसंख्यक है इन 3 देशों में, और अगर प्रताड़ित हैं और वो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 के पहले पहले आ चुके हैं तो उनको CAA के थ्रू नागरिकता दी जाएगी। एक बात याद रखिएगा, इस CAA के थ्रू किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, सिर्फ दी ही जाएगी। आइए देखते हैं 23वां क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसे राज्यसभा मतलब उच्च सदन के लिए मनोनीत किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही फीमेल है जिनकी यहाँ पे तस्वीर है, ये है सुधा मूर्ति जी। इनको राज्यसभा का सदस्य के लिए मनोनीत किया गया है। तो 23वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन ही इनको मनोनीत किया गया, खास करके ऐसा दिन चुना गया उस दिन क्योंकि इंटरनेशनल वीमेंस डे होता है महिलाओं का। तो प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनको मतलब नॉमिनेट किया। और ये एक ऑथर हैं और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, मतलब लोगों की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, सुधा मूर्ति जी। तो उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। अगर आर्टिकल 80 को क्लॉज 1 क्लॉज ए के साथ साथ आर्टिकल 80 को क्लॉज 3 के साथ अगर पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा, संविधान के आर्टिकल ये जो दोनों मैंने बताया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रेसिडेंट जो भी होंगे हमारे देश के, उनको ये हक होता है कि वो राज्यसभा के लिए 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकती हैं अगर उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में या सोशल सर्विस के फील्ड में, तो उनको हमारी प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं 12 लोगों को टोटल। तो आइए देखते हैं 24वां क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के सफलतापूर्वक लैंडिंग का परीक्षण किया है? किसने किया है? तो वो किया है इसरो ने, है ना। 24वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसरो का फुल फॉर्म पहले आप लोग जान लीजिए, सब पता ही होगा आप लोगों को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे भारत की ये स्पेस एजेंसी है। तो इसने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को पहली बार सक्सेसफुली कैरिड आउट किए हैं इसरो ने, और इसका नाम रखा गया है पुष्पक, है ना। और ये कहाँ से किया गया है? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो कि कर्नाटका के चल्लाकेरे में है, तो वहाँ से इसको इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कैरी किया गया, जिसका नाम आप लोग याद रखिएगा, नाम रखा गया है पुष्पक। आइए देखते हैं 25वां क्वेश्चन, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अमन गुप्ता जी को, जो कि बोट के फाउंडर भी हैं। तो 25वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार जो ये अवार्ड रखा गया था, ये पहला ऐसा कोई नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड रखा गया, आज तक पहला ही हुआ। और ये भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था 8 मार्च 2024 को। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। टेक कैटेगरी में गौरव चौधरी को दिया गया, टेक्निकल गुरुजी के नाम से इनका चैनल है। और इसमें एजुकेशन कैटेगरी में मेल एंड फीमेल दोनों में देखा जाए तो नमन देशमुख जी को दिया गया। डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड रणवीर अलाहाबादिया को दिया गया। इसी तरीके से फेवरेट ट्रेवल क्रिएटर ये दिया गया कामिया जानी, जो कि करली टेल्स नाम से इनका है। तो ये सारे अवार्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें से कुछ कुछ चुन कर मैं यहाँ
लेकर आया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एक बार नजर जरूर मार लीजिएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने थे नायाब सिंह सैनी जी, नायब सिंह सैनी जी। हालांकि अभी इन पे भी मतलब वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, तो हो सकता है इनको भी इस्तीफा देना पड़े। तो जो नए बनेंगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो 26वां का ऑप्शन डी करेक्ट है। 27वां देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विंसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया, वो किस देश से थे? तो ये थे वेनेजुएला से। 27वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट वेरीफाइड लिविंग मैन थे, मतलब जिनको लोग जान रहे थे, वेरीफाइड थे। हो सकता है इससे भी ज़्यादा कोई लिविंग मैन होंगे, उनके बारे में अगर नहीं पता है या उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है प्रॉपर तो बात अलग है। तो ये मरने के पहले 114 साल 311 दिन ये रहे थे। 28वां देखते हैं, हाल ही में 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की एक बंदोबस्त किस भारतीय राज्य में मिली है? तो कई सारे हड़प्पा सभ्यता के बंदोबस्त मिल चुके हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन अभी हाल ही में जो मिला है वो मिला है गुजरात में। तो 28वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में कहाँ मिला है? पाड़ता बेट, जो कि एक खटिया गांव में है, जिले का नाम है कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो ये किसने खोजा है? केरला यूनिवर्सिटी के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर उन्होंने ये खोज किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 29वां देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य में 47 मिलियन वर्ष पुराने सांप का जीवाश्म मिला है? मतलब फॉसिल रिमेन्स मिले हैं 47 मिलियन वर्ष पुराने सांप का। तो ये कहाँ मिला है? तो ये भी मिला है गुजरात में। तो 29वां का भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके बारे में जानिए तो आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स ने ये खोज कर निकाला है 47 मिलियन वर्ष पुराने मतलब सांप के फॉसिल्स रिमेन्स को। तो ये अगर इस सांप का अगर लंबाई का अनुमान लगाया गया तो ये लगाया गया 11 से 15 मीटर लंबे हो सकते थे ये सांप, और इनका वजन 1 टन से भी ऊपर था। और ये जो स्नेक का जो नाम दिया गया ये दिया गया है वासुकी इंडिकस। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सांप है इसको भगवान शिव जी के साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है। आइए देखते हैं 30वां क्वेश्चन, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश बना है फिलीपींस। हालांकि इसमें देखा जाए तो ये जो एग्रीमेंट है ये जनवरी 2022 में ही साइन कर दिया गया था। 375 मिलियन डॉलर का ये डील था, और ये जो है ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब साउथ ईस्ट एशिया में आता है फिलीपींस, तो उसको ये वेपन दिया गया। तो इस तरीके से ये पहला एक्सपोर्ट है ब्रह्मोस मिसाइल का। इसके अलावा और भी कई देश हैं जो कि भारत से ये ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं, जैसे कि अर्जेंटीना भी उसमें एक देश है। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये इंडिया और रसिया का ज्वाइंट वेंचर करके ये बनाया गया था। तो एक सुपरसोनिक ये क्रूज मिसाइल है जिसको सबमरीन से भी, शिप से भी, एयरक्राफ्ट से भी और जमीन से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। आइए देखते हैं 31वां क्वेश्चन, हाल ही में केई पनियोर ये किस भारतीय राज्य का 26वां जिला बना है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला। तो 31वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 32वां देखते हैं, हाल ही में जारी की गई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA इसकी जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 है, इसके अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या क्या है? तो इसके अनुसार अभी करंट में जो भारत की अनुमानित जनसंख्या है वो है 144 करोड़। तो 32वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो है वो है चाइना। हम लोग जानते हैं चाइना को हम लोग पछाड़ चुके हैं। चाइना की जो अभी अनुमानित जनसंख्या है वो है 142.5 करोड़। तो इंडिया का जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो अभी भी 121 करोड़ है, क्योंकि हम लोग सेंसस के आंकड़ों पे भरोसा करते हैं जो कि हमारा सरकारी आंकड़ा होता है। तो वो तो भैया 2011 में ही आया था, 2021 वाला अब तक नहीं आया, कोरोना का कारण जो लेट हुआ, अभी तक लेट ही चल रहा है। तो आइए देखते हैं 33वां क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सा है? पॉल्यूटेड कैपिटल की बात की जा रही है। तो कैपिटल में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है वो है दिल्ली। तो 33वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है? तो रिलीज करता है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर करता है इसको रिलीज। तो दिल्ली जो है अगर कैपिटल सिटी की बात करें तो उसमें वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है, और ये लगातार चौथा बार है दिल्ली अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। तो अब इसमें जो टॉप जो 10 है शहर, उसमें जो 9 शहर हैं वो जो अगर शहरों की बात करें तो वो जो है इंडिया से है, 10 में से 9। इंडिया की अगर बात करें कंट्रीज में
शहरों की हम लोग बात किए 10 में से 9 शहर इंडिया की है। अगर देशों की बात करें तो इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री पे आता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पे है। पहले पे बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान। बेगूसराय की बात करें, बिहार में एक शहर है बेगूसराय, वो जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया में आता है बेगूसराय। आइए बात करते हैं 34वां क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में रिलीज हुई सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है? सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, मतलब ये वेपन्स का? तो वो है इंडिया। 34वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वही ये सारे रिपोर्ट में बताता है कि किसने कितना वेपन को इंपोर्ट किया, सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है। तो इंडिया अभी भी बना हुआ है वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर में। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल आर्म्स सेल्स होता है, ग्लोबली जितने आर्म्स बिकते हैं हथियार, उसमें 9.8% इंडिया अकेले खरीदता है। तो रशिया जो है अभी भी है इंडिया का मेन वेपन सप्लायर, क्योंकि इंडिया अपने 36% जो इंपोर्ट्स है वो अकेले रशिया से करता है। इंडिया 36%। दूसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे यूएसए है 13%। मतलब इंडिया को ये लोग, मतलब इंडिया जो इंपोर्ट करता है उसमें सबसे ज़्यादा रशिया से, दूसरे नंबर पे फ्रांस से करता है, तीसरे नंबर पे यूएसए से करता है 13%। आइए देखते हैं 35वां क्वेश्चन। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डोपिंग के सबसे अधिक मामले किस देश से हैं? तो ये इंडिया से ही है। 35वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो रिपोर्ट है ये बताया है कि 4064 सैंपल जो है इंडियन एथलीट से मतलब कलेक्ट किए गए, उसमें से 127 इंडिविजुअल्स के जो सैंपल थे वो पॉजिटिव पाए गए। मतलब पॉजिटिव मतलब बैंड जो सब्सटेंसेस हैं वो ये लोग ले रखे थे। तो बैंड सब्सटेंसेस को ये लोग ले रखे थे, तो इसीलिए जो ये हमारा जो है वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके अनुसार इंडिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग के केसेस होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये एक बार फिर से बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन जी। तो 36वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, ये इनका 5वां टर्म है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 5वां टर्म है। इस बार ये फिर से जीत गए हैं, क्योंकि ऐसा कोई सीरियस कंटेंडर था भी नहीं, हो सकता है इनके डर से भी कोई खड़ा ना हो। तो पुतिन जो है ये फॉर्मर केजीबी एजेंट रह चुके हैं। जैसे हमारे में रॉ है, वहाँ पे रसिया में केजीबी है, तो वहाँ ये रह चुके हैं। तो ये पहली बार पावर में आए थे 1999 में। जोसेफ स्टेलिन को अब ये सरपास कर चुके हैं। किस मामले में? लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर के मामले में ये जोसेफ स्टेलिन को अब ये मतलब पीछे छोड़ चुके हैं। आइए देखते हैं 37वां। इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इजिप्ट के राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। पहले भी यही थे, फिर से यही बन गए हैं। 37वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 38वां देखते हैं। हाल ही में जुडिथ सुमिनेवा तुलुका ये निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी है? तो ये बनी है DR कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री। DR कॉन्गो का फुल फॉर्म होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो 38वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 39वां। हाल ही में लॉरेंस वोंग ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री। 39वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सारे जो नए अपॉइंटमेंट्स हैं मैं एक साथ लेकर आया हूं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 40वां देखते हैं। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं पेटर पेलेग्रिनी। 40वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 41वां देखते हैं। हाल ही में अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। 41वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 42वां देखते हैं। हाल ही में बसीरो डियोमाए फेय ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं सेनेगल देश के राष्ट्रपति। आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर किया कीजिए, सिर्फ देखने से ऐसे नहीं होगा, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। 42वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 43वां देखते हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये भी अभी हाल ही में बने हैं। तो ये बने हैं शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। तो ये जो शहबाज शरीफ है ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक, मतलब एक साल कुछ महीने ये पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आइए देखते हैं 44वां। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफ़ा को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पैलेस्टाइन देश के नए
प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है इनको, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी को। आइए देखते हैं 45वां। हाल ही में तामस सुल्योक ये निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तामस सुल्योक तो ये बने हैं हंगरी देश के राष्ट्रपति। 45वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो तामस सुल्योक जो है इनके मतलब इसके पहले जो थे प्रेडेसेसर वो थे कैटलिन नोवाक। तो उन पे कुछ स्कैंडल लगा, चाइल्ड अब्यूज पार्डन स्कैंडल लगा, तो इसीलिए वो अपने पद को मतलब छोड़ दिए, स्टेप डाउन कर दिए कैटलिन नोवाक। हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है विक्टर ऑर्बान। हंगरी का जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट। आइए देखते हैं 46वां। फेलेटी टियो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं? तो ये बने हैं टुवालू देश के नए प्रधानमंत्री। 46वां का ऑप्शन बी करेक्ट। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, आपको ये बताना है। तो भारत का स्थान है 134वां। तो ये जो मतलब इंडेक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया का रैंक है इस बार 134वां। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल जान लेते हैं। इंडिया का जो स्कोर है वो है 0.644 और इंडिया का रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। पिछली बार इंडिया का जो रैंक था वो था 135, स्कोर था 0.633। टॉप पे जो है वो है स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड। तो कोई भी रिपोर्ट आपके सामने आए आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसको जारी कौन करता है और टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, ये 3-4 जानकारियां आप लोग याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड है। और ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। और इस रिपोर्ट की जो खास बात है कि इसको डिवाइस और लॉन्च किया गया है पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उनके द्वारा 1990 में। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कैलकुलेट किया जाता है 4 इंडिकेटर के द्वारा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो 1 साल के अंतर अंतर कितने बच्चे मर जाते हैं तो उसको भी इसमें काउंट किया जाता है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब कम से कम कितने साल तक बच्चे स्कूल जाते हैं। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एवरेज कितने साल तक बच्चे स्कूल जाते हैं। फिर ग्रॉस नेशनल इनकम, इन चारों को मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब बात कर लेते हैं हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनका क्या स्थिति है। चाइना 75वें नंबर पे है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीलंका जो है वो 78वें नंबर पे है। इसके अलावा भूटान देखिए ये 125वें नंबर पे है। इसके अलावा ये तीनों जो है वो इंडिया से ऊपर है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं साउथ एशिया में बांग्लादेश 129वें नंबर पे है। और फिर नेपाल ये 146वें नंबर पे है। पाकिस्तान 164वें नंबर पे है। और जो सबसे नीचे के 3 कंट्रीज हैं, एक है सोमालिया, एक है साउथ सूडान और सबसे लास्ट एक और है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये टॉप 3 बॉटम कंट्रीज हैं। और नेबर कंट्रीज का क्या हालत है वो हम लोग देख ही चुके हैं। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भी जो रिपोर्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत विवादों में रहता है अक्सर। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है तो इसमें 48वां का जो करेक्ट आंसर है वो है 126। 48वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। इंडिया का रैंक है 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज, है ना। इसको जारी कौन करता है इस रिपोर्ट को? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टॉप 3 कंट्रीज है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। सबसे जो बॉटम में है, सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री, मतलब सबसे दुखी देश है इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान, जिसका रैंक है 143। अब विवादों में क्यों रहता है आप ये जान लीजिए कि इंडिया के जो नेबर हैं वो हमेशा इसमें इंडिया से बेटर परफॉर्म करते हैं, चाहे वो कोई सा भी देश है। इनफैक्ट देखिए चाइना तो चलिए मान भी ले 60वें नंबर पे है, नेपाल 93 पे है। इनफैक्ट पाकिस्तान भी हमसे ज़्यादा खुश है, 108 पे है। इंडिया का रैंकिंग आप लोग देखिए 126 है, इसलिए रिपोर्ट विवादों में रहता है। म्यांमार ये भी हमसे अच्छा है 118 118। बांग्लादेश भी हमसे अच्छा है 129। श्रीलंका भी हमसे मतलब
सॉरी बांग्लादेश हमसे अच्छा तो नहीं है, बट हमसे थोड़ा ही पीछे, और श्रीलंका भी हमसे थोड़ा ही पीछे है। बट चूंकि पाकिस्तान भी आगे रहता है ना, म्यांमार भी आगे रहता है, तो ऐसे देश जहाँ पे ऑलरेडी इतनी लड़ाई छिड़ी हुई है वो भी हमसे आगे रहते हैं, इसलिए रिपोर्ट थोड़ा विवादों में रहता है। आइए अब आगे देखते हैं 49वां, हाल ही में जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। रिपोर्ट जारी हुआ है अभी हाल ही में, लेकिन ये रिपोर्ट जो है वो 2022 का ही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसके अनुसार भारत की रैंकिंग है 108। 49वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और ये जो रिपोर्ट है इसको शॉर्ट में GII कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो 2022 का है इसमें इंडिया 108वें नंबर पे हम लोग बात कर चुके हैं। आउट ऑफ 193 कंट्रीज इंडिया का स्कोर है 0.437। 2014 में जो है इंडिया का रैंक था 127, जो कि अभी हो गया है 108, तो काफ़ी इसमें इंडिया सुधार किया है। आइए देखते हैं 50वां, हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक क्या है, तो इसमें इंडिया का रैंक है 42। 50वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। यूएस इसमें टॉप पे रहता है, दूसरे नंबर पे यूके और तीसरे पे है फ्रांस। आइए इसके बारे में हम लोग आगे और देखते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए देखते हैं 51वां क्वेश्चन, जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये है वो शख्स, ये लिखा गया है डुवोरू सुब्बा राव के द्वारा, मतलब डी सुब्बा राव, जो कि हमारे पहले RBI के गवर्नर ये रह चुके हैं। तो 51वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये वो किताब है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनका नाम भी लिखा हुआ है, सलमान रश्दी, जो कि ये शख्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 52वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बड़े राइटर हैं ये, इनके बहुत सारे फेमस बुक्स हैं, कुछ के नाम मैं यहाँ पे लाया हूँ, मिडनाइट चिल्ड्रन, शालीमार द क्लोन, द सैटेनिक वर्सेस, ये इनका बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही विवादित बुक है ये, द सैटेनिक वर्सेस, शेम, द ग्राउंड बीनीथ ऑफ फीट, द मोर्स लास्ट साई। तो ये कुछ किताबों के नाम मैं लेकर आया हूँ, ऐसे इनके बहुत से बुक्स हैं। आइए 53वां देखते हैं, द विनर्स माइंडसेट, ये निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। तो ये है शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया के ये मतलब खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन, अब संन्यास ले चुके हैं। आइए देखते हैं 54वां, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, फर्स्ट वीमेन स्नाइपर ऑफ BSF। तो ये बनी है सुमन कुमारी। तो ये इनकी तस्वीर है, आप लोग देख सकते हैं, ये सब इंस्पेक्टर थी। तो 54वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो BSF के जो डायरेक्टर जनरल है वो है नितिन अग्रवाल जी। इसके अलावा देखिए CISF के डायरेक्टर जनरल है नीना सिंह, SSB सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं दलजीत सिंह चौधरी जी, CRPF के डायरेक्टर जनरल है अनीश दयाल सिंह जी, ITBP के हैं राहुल रास गोत्रा जी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 55वां देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निदेशक मतलब कि ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बने हैं। तो ये बने हैं अनुराग कुमार जी। अगर डायरेक्टर की बात करें तो वो है प्रवीण सूद जी, और ज्वाइंट डायरेक्टर जो अभी बने हैं वो है अनुराग कुमार जी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा 55 का। तो यहाँ पे जान लीजिए CBI है क्या। तो ये इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, किन मामलों में, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, करप्शन के केसेस हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो या हाई प्रोफाइल कोई क्राइम हो, तो उसमें CBI इन्वेस्टिगेट करती है। तो जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद जी और CBI का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसके अलावा एक और एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके भी अभी नए हेड बने हैं, वो बने हैं सदानंद वसंत दत्ते जी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, और ये दिनकर गुप्ता को सक्सीड किए हैं, पहले दिनकर गुप्ता जी NIA के हेड थे। 56वां देखते हैं, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक मतलब प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। तो वो बने हैं शेफाली बी शरण जी, ये इनकी तस्वीर है। तो ये 56 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये मनीष देसाई को सक्सीड किए हैं शेफाली बी शरण जी। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो करता क्या है,
तो ये क्या करता है, सरकार के जो प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, मतलब नीतियाँ या कोई नए इनिशिएटिव या अचीवमेंट, तो उसको प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के थ्रू ये जनता के सामने लाते हैं। और ये जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत ये आता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। 57वां देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, मतलब डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है नलिन प्रभात जी को। पहले थे दलजीत सिंह चौधरी जी। इनके बारे में और जान लीजिए कि नलिन प्रभात जो हैं ये करंटली सर्व कर रहे थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के, लेकिन अब ये बन गए हैं एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल। तो एनएसजी है क्या, ये इंडिया की जो है प्रीमियर काउंटर टेररिज्म फोर्स जो होती है, मतलब टेररिज्म को मतलब काउंटर करने के लिए जो प्रीमियम फोर्स है वो है एनएसजी। और ख़ास करके हाईजैकिंग, ये भी जो है काउंटर हाईजैक फोर्स है। अगर आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया किसी बिल्डिंग को या एयरक्राफ्ट को, तो उसमें भी एनएसजी जाती है सबसे पहले। आइए देखते हैं 58वां, हाल ही में विप्रो के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष मतलब सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंध निदेशक मतलब एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो ये बने हैं श्रीनिवास पल्लिया जी। तो 58 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने थियरी डेला पोर्टे को सक्सीड किया है। और विप्रो जो है ये शॉर्ट नाम है किसका, पहले जो विप्रो का फुल नाम था वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइनरी ऑयल, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है विप्रो। इसके ऑनर हैं अजीम प्रेम जी। 59 देखते हैं, एसोचैम के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं संजीव नायर जी। 59 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो संजय नायर जी ने रिप्लेस किया है अजय सिंह जी को। एसोचैम जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1920 में, किस लिए, जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको एक वैल्यू प्रदान करने के लिए। आइए आगे देखते हैं 60वां, हाल ही में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मतलब एटीएमए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं अर्नब बनर्जी। 60वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 61, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये किस सदन से सेवानिवृत्त हुए हैं, मतलब रिटायर हुए हैं कौन से सदन से, तो ये रिटायर हुए हैं राज्यसभा से। तो 61 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 62 देखते हैं, हाल ही में लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला कौन सा पहला निजी बैंक बना है, मतलब फर्स्ट प्राइवेट बैंक जिसने लक्षद्वीप में अपना एक ब्रांच खोला है, तो वो बैंक बन गया है एचडीएफसी बैंक। तो 62 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ सहमत हुआ है, तो वो कौन सा देश है, तो वो देश है नेपाल। 63 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 64 देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो वो राज्य है तमिलनाडु। 64 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 65 देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है अमिताभ बच्चन जी को सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये लता मंगेशकर जी के नाम पे है, जो भारत रत्न रह चुकी हैं, और इनका अभी हाल ही में मतलब 2 साल पहले इनका निधन हो गया था। 66 देखते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है, आर्यभट्टा अवार्ड स्पेस साइंस के क्षेत्र में दिया गया है पुवलुरु सुब्बा राव जी को, अभी हाल ही में दिया गया है। तो 66 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 67 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया अभी हाल ही में, तो ये किया गया है आलोक शुक्ला जी को सम्मानित। 67 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 68 अभी हाल ही में मुंबई में किसने पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने ही लॉन्च किया है पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी को, जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें होगा क्या कि ये देशी रूप से जो डेवलप जीन है, वो मतलब जीन थेरेपी है, उसको इन्होंने लॉन्च किया है, कार टी सेल थेरेपी। आइए देखते हैं 69 हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, तो ये आयोजित किया गया
काठमांडू नेपाल में। 69 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 70 देखते हैं, वह फोटो जिसमें एक पैलेस्टीनियन औरत अपनी मृत भतीजी को गोद में उठा रखी है, यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो ये जो फोटो है ये प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीती है। तो ये फोटो किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है मोहम्मद सलेम जी के द्वारा। 70 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 71 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है मणिपुर। यहाँ मनाया गया खोंगजोम दिवस। 72 डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? तो डेटा ट्रैफिक के मामले में अब सबसे बड़ा बन गया है रिलायंस जियो। 72 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये बन गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर डेटा ट्रैफिक के मामले में, और इसने पीछे छोड़ दिया है चाइना मोबाइल को। तो इसका जो टोटल डेटा ट्रैफिक हो गया जियो नेटवर्क का वो हो गया है 40.9 एक्साबाइट्स। चेयरमैन और एमडी जो हैं रिलायंस के वो हैं मुकेश अंबानी जी, और ये भारत के ही नहीं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 73 देखते हैं, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बन गया है? तो ये बन गया है स्लोवेनिया देश। अब आर्टेमिस समझौता है क्या? तो ये एक फ्रेमवर्क है कॉपरेशन के लिए। किस चीज़ के लिए कॉपरेशन? कि ये जो सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मून हो, मार्स हो, या और जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका पीसफुल यूज़ करना है। वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा कोई गलत काम नहीं करना, उसका पीसफुल यूज़ करना है। उसी को लेकर जो समझौता है उसी को कहा जाता है आर्टेमिस एग्रीमेंट। आगे देखते हैं 74, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 के द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है? तो इसके थ्रू जो अवार्ड मिला है वो है बेस्ट हवाई अड्डे का अवार्ड मिला है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा। तो वो मिला है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, जो कि कतर की राजधानी है। कतर का ये एयरपोर्ट है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। दूसरे नंबर पे है चंगी एयरपोर्ट सिंगापुर। तीसरा का इंचन एयरपोर्ट सियोल मतलब साउथ कोरिया। चौथे पे हैनेडा एयरपोर्ट मतलब टोक्यो मतलब जापान। 75वां देखते हैं, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स का। दूसरे नंबर पे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीसरे पे डालास फोर्ट है। चौथे पे है हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन का। 76वां देखते हैं, हाल ही में मोपा हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई। यह किस राज्य में स्थित है? ये जो मोपा एयरपोर्ट है ये किस राज्य में है? ये है गोवा राज्य में। तो ये जो डीजी यात्रा प्रणाली है ये कोई ऐसा ये पहला एयरपोर्ट नहीं है जिस पे लागू किया गया, बहुत सारे एयरपोर्ट पे ऑलरेडी लागू किया जा चुका है। इसमें क्या है, आपकी चेक इन की जो व्यवस्था है वो बहुत ईजिली हो जाती है और जल्दी हो जाती है, टाइम इससे बचता है। 77 देखते हैं, हाल ही में किस देश की संसद द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया गया है? मतलब जो सेम सेक्स रिलेशनशिप होता है उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए एक बिल पास किया गया है। तो हाल ही में किस देश की संसद में पास किया गया है? तो वो देश का नाम है इराक। 77 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 78, पहले हिंदी रेडियो का प्रसारण किस देश में शुरू हुआ है? पहले हिंदी रेडियो का प्रसारण तो ये शुरू किया गया है कुवैत देश में। 78 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 79, हाल ही में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? संघाई कोऑपरेशन काउंसिल। तो इसके जो रक्षा मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में हुई वो ही कजाकिस्तान, अस्थाना कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना, वहाँ हुई है। तो करंटली अभी जो है 9 मेंबर है एससीओ में, है ना। चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। पहले जब ये था इनिशियली तो उसका नाम था शंघाई 5, क्योंकि 5 ही इसके मेंबर थे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 9 मेंबर हो चुके हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है बीजिंग चाइना में। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रशियन और चाइनीज़ है। 80 देखते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है ये कहाँ आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में किया गया था, तो ये किया गया था बेल्जियम में। तो 80 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें है क्या कि जो भी पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको कहा गया कि आप अपनी स्ट्रेटजी और प्लान दिखाइए। किस लिए? कि जो न्यूक्लियर पावर है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, क्यों यूटिलाइज करना है, ताकि जो
एमिशंस होता है, मतलब अलग अलग गैसेस का, वो एमिशंस कर दिया जाए नेट जीरो, एकदम जीरो कर दिया जाए, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका एमिशन को एकदम नेट जीरो कर दिया जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर काम किया जाए। तो ये जो है IAEA, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में है, और ये जो समिट है इसको अरेंज किया गया था IAEA के द्वारा और बेल्जियम सरकार के द्वारा, है ना। तो ये सब आप लोग पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। 81 देखते हैं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई और ये शख्स का नाम है सैम पिट्रोडा। अभी हाल ही में ये बहुत न्यूज़ में थे, क्योंकि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, तो उसके जो ओवरसीज़ है, इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस, उसके ये चेयरमैन थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनके बयानों से ये कुछ बयान दिए थे, कंट्रोवर्सी हो गया था उस पर बहुत ज़्यादा, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा। 82, 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग मैप देख के समझ गए होंगे, ये राज्य का नाम है बिहार। 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नया राज्य बना था, इसीलिए 22 मार्च को मनाया जाता है इस राज्य का स्थापना दिवस। 83, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो फोटो मैंने लगाया यहीं पे लिखा हुआ है अप्रैल 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो 83 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार जो वर्ल्ड हेल्थ डे था उसका जो थीम था वो था माई हेल्थ माई राइट। 84 देखते हैं, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये कब मनाया जाता है? तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। इस बार जो वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो थीम था वो था डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, है ना, नेशनल सिविल सर्विसेज डे, ये कब मनाया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो फेमस कुछ डेज हैं वो मैं एक साथ लेकर आया हूँ और सारे मैं एक साथ रखता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? यहाँ पिक में लिखा है, हिंट आप लोग देख सकते हैं, अप्रैल 21। 85 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 86वां देखते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पूछा जा रहा है वर्ल्ड अर्थ डे 2024 का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये मनाया कब जाता है, तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो 22 अप्रैल आप लोग ध्यान रखिए, 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल। 87 देखते हैं अगला, वर्ल्ड मलेरिया डे, ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 87 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार का जो वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम था वो था एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 88 देखते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो ये सारे डेट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 88 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 89 देखेंगे, बट उसके पहले देख लेते हैं इस बार जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का जो थीम था वो था IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द SDGs, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। 89 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो पिछले जो 2 महीने हैं, मार्च और अप्रैल, इसका जो मेन डे है वो मैं लेकर आया हूँ इसमें, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ये तो बहुत ही फेमस है, आप लोग याद रखिएगा। तो 89 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार का जो कैंपेन का थीम था वो था इंस्पायर इंक्लूजन, लेकिन जो 2024 का थीम था वो था इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो खास करके आपसे थीम पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा इंस्पायर इंक्लूजन। 90 देखते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को हर साल। तो 90 का ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मतलब शून्य भेदभाव दिवस, हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो रंग रूप के आधार पे हो, चाहे भाषा के आधार पे हो, मतलब भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। तो 91 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार का जो थीम था वो क्या था? वो था टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवंस राइट्स। 92 इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अभी जो एक इसरो का लॉन्च कॉम्प्लेक्स है वो है आंध्रा में, लेकिन एक नया बन रहा है, उसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है तमिलनाडु में बन रहा है। तो 92 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि इसरो का जो पहला लॉन्च पोर्ट है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, अक्सर आप लोग देखते होंगे श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इस पर बर्डन आ गया था, बहुत ही ज़्यादा बोझ आ गया था, क्योंकि अभी क्या है प्राइवेट मतलब जो है प्राइवेट पार्टीज़ भी है वो भी अब आ गई है स्पेस के क्षेत्र में। तो ये बहुत ही बर्डन इस पे आ गया है, एक ही है आंध्रा में, इसीलिए एक नया बन रहा है और वो बन रहा है कुलशेखरपट्टिनम स्पेस पोर्ट, इसका नाम दिया जा रहा है। और ये दूसरा स्पेस पोर्ट होगा और ये कहाँ बन रहा है? एक कोस्टल विलेज है तमिलनाडु में, टुत्तुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, और उस विलेज का नाम है कुलशेखरपट्टिनम। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, टुत्तुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। इसरो के जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ, श्रीधर सोमनाथ। आइए देखते हैं 93 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, दूसरा मिला है एलपीयू को, तीसरा मिला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, चौथा मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी को। तो पहले पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है इस बार का जो ये हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये हुआ था 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये हुआ था, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे रही, हम लोग बात कर चुके हैं। टोटल 71 मेडल्स इन्होंने जीते, 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल। दूसरे पे एलपीयू थी, 20 गोल्ड, 14 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 42 मेडल्स इन्होंने जीते। अगला देखते हैं, तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये है 13,874। 94 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो लियोपॉर्ड पॉपुलेशन है ये ग्रो किया है, कितने से? 1022 की संख्या से ग्रो हुआ है। परसेंटेज वाइज 8% का ग्रो हुआ है। ये 2018 में था 12,852, 2022 में हो गया 13,874। अगर स्टेट्स की बात करें तो पहले पे एमपी है 3907, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे कर्नाटका। 95 देखते हैं, निम्न में से किस देश का प्रजनन दर मतलब फर्टिलिटी रेट सबसे कम है? तो वो देश है साउथ कोरिया। यहाँ पे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे कम फर्टिलिटी रेट है साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया हर साल क्या कर रहा है? अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है फर्टिलिटी रेट लोवेस्ट के मामले में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बेबीज जो है सिर्फ 0.72 है पर कपल, मतलब एक कपल लाइफ में सिर्फ 0.72 बेबी ही पैदा करता है, मतलब एक भी नहीं करता एक कपल, मतलब ऑन एन एवरेज 3 कपल मिलकर 2 बच्चे पैदा करते हैं। तो पिछले साल मतलब 2022 में ये आंकड़ा 0.78 था, इस बार और घट के 0.72 हो गया है। अगर एक फर्टिलिटी रेट देखा जाए मतलब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, ये 2.1 होना चाहिए। मतलब अगर कहीं की आबादी 1 करोड़ है और अगर वो देश चाहता है कि हमारी आबादी 1 करोड़ मेंटेन रहे तो उसको अपना फर्टिलिटी रेट 2.1 रखना होगा, है ना। ये है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 है अगर माइग्रेशन नहीं होता है तो। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है वो हैं यून सुक योल, आप लोग याद रखिएगा। 96 हाल ही में किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया है? डेंगू हेल्थ इमरजेंसी, कौन सा देश है वो? तो वो है पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 97 देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल लीमा है, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। और ये जो है जो डिजीज़ है डेंगू, ये फैलता है एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से। और ये मच्छर कब पैदा होते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में। 97 देखते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो वो शहर है कोलकाता। 97 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल देख लीजिए कि ये जो कोलकाता शहर था, यहाँ पहला मेट्रो आया 1984 में और अभी 2024 में ये पहला शहर बन गया जहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो भी आ गया। कोलकाता के पास ही है कंट्री का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन और वो मेट्रो स्टेशन है हावड़ा, जो कि 33 मीटर बिलो है सरफेस के।
और ये जो अंडर वाटर मेट्रो है ये 520 मीटर का यात्रा तय करेगा 45 सेकंड में, और ये हुगली नदी के नीचे है। दिल्ली मेट्रो जो है, जो हम लोग जानते हैं काफ़ी फेमस, ये 2002 में बना था। सोचिए कोलकाता में मेट्रो 1984 में ही आ गया था। आगे देखते हैं 98। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो ये शहर है बेंगलुरु। 98 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 99। हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। 99 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ? यह है अनपरा, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, और इसमें क्या है 2 यूनिट रहेंगे 800 मेगावाट के, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 100 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, तो इसका बजट कितना रखा गया है? तो इसका बजट रखा गया है 10,372 करोड़ रुपए। तो 100वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, बट प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है ये सारे क्वेश्चंस लाने में, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में, शुरुआत किया गया है इस योजना का। इस योजना के तहत वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, वो 4.50 लाख, जो मतलब 4.5 लाख इंदिराम्मा हाउसेस बनाएंगे, और ये मतलब क्या है 22,500 करोड़ रुपए इस पे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो चीफ मिनिस्टर अनाउंस किए हैं कि 3500 इंदिराम्मा आवास जो है वो हर असेंबली में बनाया जाएगा। आगे देखते हैं 102। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नवनीत कुमार सहगल जी, प्रसार भारती के। तो ये जो सहगल जी हैं, ये सूर्य प्रकाश जी को रिप्लेस करने वाले हैं, जिनका टेन्योर फरवरी 2020 में ही खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि ये 70 साल के हो गए थे, तब से कोई थे नहीं, तो ये सहगल जी अब बन गए हैं। प्रसार भारती करती क्या है? तो ये दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को ये मतलब देखती है, उसके कार्यों को देखती है, ध्यान रखती है। दूरदर्शन क्या है? नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क है। ऑल इंडिया रेडियो क्या है? नेशनल पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है। तो ये दोनों को जो ध्यान रखते हैं वो है प्रसार भारती। आगे हम लोग देखते हैं 103। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया है? तो ये 2 लोगों को दिया गया है, एक है रितिका चोपड़ा जी और एक है ग्रीष्मा कुठार जी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ये दिया जाता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। तो इसमें क्या है, एक्सेप्शनल वर्क अगर आप करते हैं जर्नलिज्म में तो आपको ये दिया जाएगा। चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 जो है ये दिया गया है इन दोनों को, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा जी को। इसमें क्या है, ये जो चमेली देवी जैन अवार्ड है आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर, इसको सेटअप किया गया था 1980 में। किसके द्वारा? द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा। तो ये जो अवार्ड है ये चमेली देवी जैन के नाम पे है। तो वो कौन थी? वो एक फ्रीडम फाइटर थी और वो कम्युनिटी रिफॉर्मर थी एक। तो इनको क्या है, इम्प्रिजन्ड मतलब जेल में डाल दिया गया था। कब? इंडिया का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसके दौरान इनको जेल में डाल दिया गया था। एनीवे आगे देखते हैं 104। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है टीएम कृष्णा जी को। 104 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये बहुत ही फेमस कर्नाटिक म्यूजिशियन है टीएम कृष्णा जी, और ये मैग्सेसे अवार्ड के विनर भी हैं ये। तो इनको क्या है 2024 के संगीत कला निधि के लिए इनको चुना गया। और वाइल नाना प्रसाद हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नृत्य कला निधि अवार्ड, अगर पूछा जाए नृत्य कला निधि अवार्ड किसको दिया गया 2024 का, तो वो दिया गया है नीना प्रसाद जी को। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 105वां क्वेश्चन देखते हैं। डस्ट लिक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और किस और देश के बीच होता है? तो ये जो डस्ट लिक जो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो 105 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 106 देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीतीय 2024 ये भारत और किस और देश के बीच में होता है? लमीतीय एक सैन्य अभ्यास है, तो ये किसके किसके बीच में होता है आपको ये बताना है। तो ये भारत और सेशेल्स के बीच में होता है। तो 106 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 107 देखते हैं। समुद्र अभ्यास मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण ये भारत और किस और देश के बीच में होता है? तो ये होता है भारत और मलेशिया के बीच में। 107 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 108 देखते हैं। अभी हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2024 ये एक सैन्य अभ्यास हुआ, तो ये भारत और किस और देश के बीच में हुआ?
तो ये भारत और यूएसए के बीच में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टाइगर ट्रायम्फ। आगे देखते हैं 109, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार ये निम्न में से किस देश को दिया गया है? तो ये दिया गया है इंडिया को, क्योंकि इंडिया का इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, इसीलिए दिया गया है। एग्जेम्पलरी एफर्ट्स इंडिया ने किया है इस बीमारियों को हराने में, मतलब इन बीमारियों से लड़ने में। मीजल्स और रुबेला ये किस तरीके की बीमारी है? ये वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल डिजीज, अगर वैक्सीनेशन टाइम पे दिया गया तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। 110वां, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र मतलब नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है बिहार की राजधानी पटना में। 110 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं 111वां, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस ये लॉन्च किया गया किस राज्य के द्वारा? तो ये किया गया है केरला के द्वारा। तो 111वां का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। 112वां देखते हैं, हाल ही में रीसा नाम की एक आदिवासी पोशाक को जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो ये किस राज्य का है? तो ये है त्रिपुरा का। 112 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 113, हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो ये सांगली जिले के जो सितार और तानपुरा है उसको जीआई टैग मिला है। 114, हाल ही में तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। 114 का डी। 115, किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग मिला है? ये एक शिल्प कला है अजरक, तो ये किस राज्य का है जिसको जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है? तो ये है गुजरात का। 115 का डी। 116, अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है, एक तरह का ये संगमरमर है, बहुत फेमस है अंबाजी सफेद संगमरमर, इसको जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य का है? तो ये भी गुजरात का है। 116 का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। 117, माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में, ये किस राज्य का है? तो ये है असम का। 117 का ए हो जाएगा। 118, हाल ही में चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा से। 118 का डी हो जाएगा। 119 देखते हैं, देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित कमेटी एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष कौन थे? मतलब एक राष्ट्र में एक ही चुनाव हो, हर साल चुनाव ना हो, इसके लिए एक कमेटी गठित की गई जिसका भी नाम था एक राष्ट्र एक चुनाव कमेटी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष यहाँ पे आप देखिए ये थे जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, रामनाथ कोविंद जी। 119 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 120 देखते हैं, हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को पोस्टल बैलेट उपयोग करने की अनुमति दे दी है? तो ये है 85 ईयर्स ऑफ एज, इससे ऊपर के व्यक्ति को पोस्टल बैलेट यूज करने की अनुमति अभी हाल ही में सरकार ने दे दी है। तो 120 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 121, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये सवाल का आंसर हमेशा चेंज होता रहता है, कभी ये हो जाते हैं, कभी एलन मस्क हो जाते हैं, कभी जेफ बेजोस हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग पिछले मंथ के आंकड़े के अनुसार हम लोग लगाते हैं, जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आइए देखते हैं 122वां, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? तो 10वें संस्करण के विजेता बने थे पुनेरी पल्टन, इन्होंने हराया था हरियाणा स्टीलर्स को। तो यहाँ पे 122वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 123, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार कौन जीता है? तो प्रथम पुरस्कार जीते हैं यतिन भास्कर दुग्गल। 123 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 124 देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना जी। 124 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 125, हाल ही में असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया, यह स्टैचू किसे समर्पित है? स्टैचू ऑफ वेल्लर, तो ये समर्पित है वॉरियर लचित बोरफुकान। 125 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इनकी 125 फीट लंबी स्टैचू बनाई गई है ना, और ये कहाँ?
अहोम के कमांडर थे लचित बोरफुकान, जोरहट असम में। तो इनको शिवाजी महाराज ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने औरंगजेब के साथ सीधी लड़ाई ली थी, टक्कर, और औरंगजेब को हराया था इन्होंने, है ना, इसीलिए इनको कहा जाता है शिवाजी महाराज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आगे देखते 126वां, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद ये किस देश में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है सऊदी अरबिया में। 126 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 127, हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह है देवेंद्र झझरिया जी, ये बने हैं पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष। 127 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 128, CBSE के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं राहुल सिंह, पहले थे निधि चिब्बर, अब हो गए राहुल सिंह। आगे देखते हैं 129, हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये अवार्ड दिए जाते हैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में। तो 129 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 130, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे लंबी डबल लेन टनल जिसका नाम है सेला टनल, इसका उद्घाटन किया गया। तो किस राज्य में किया गया आपको ये बताना है। तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये 13,000 फीट की हाइट पे है। इसको बनाया गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, BRO के द्वारा। 825 करोड़ का लागत है। 2 टनल है, टनल 1 1003 मीटर लंबा, टनल 2 1595 मीटर लंबा। 131वां देखते हैं, हाल ही में पांडवुला गुट्टा को विशिष्ट भू विरासत स्थल घोषित किया गया, मतलब कि स्पेशल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो ये किस राज्य में है? तो ये है तेलंगाना राज्य में है। 131 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 132 देखते हैं, डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया राजधानी नई दिल्ली में। 132 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 133 देखते हैं, डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान रक्षा मंत्री ने किस योजना को लॉन्च किया? एक योजना लॉन्च किया गया रक्षा मंत्री जी के द्वारा, उस योजना का नाम था अदिति योजना। 133 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अदिति का फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स। तो इससे होना क्या था? तो इससे क्या है, इनोवेशन को प्रमोट करना था। किस फील्ड में इनोवेशन? क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनोवेशन को प्रमोट करना था। 134, वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो ये चुना गया बीजिंग शहर को, चाइना के बीजिंग शहर को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 135, हाल ही में राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये जीता गया महाराष्ट्र के द्वारा। 135 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 136, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में। 136 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 137 देखते हैं, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप, शंघाई आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते तीरंदाजी में? तो इसमें भारत ने जीते टोटल 8 मेडल्स। 137 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 138 देखते हैं, गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है स्कॉटिश शेफलर ने। 138 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 139, लोंगते त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये त्योहारों के नाम आप लोग याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है लोंगते त्योहार। 140 देखते हैं, त्रिशूर पूरम ये एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरला में। 140 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 141 देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये है कर्नाटका, यहाँ मनाया जाता है उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में। 142 देखते हैं, अग्निकेली या थुत्ते धारा ये पर्व जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कर्नाटका में। 142 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 143 देखते हैं, सरहुल त्योहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है झारखंड में, सरहुल त्योहार। आगे देखते हैं 144, चापचर कूट त्योहार
ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मिजोरम में। 144 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 147 पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था मणिपुर में। 145 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 146 हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया। तो ये पोर्टल किस लिए है चक्षु पोर्टल? तो ये है टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट कॉल्स एंड मैसेजेस। अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल या मैसेजेस आते हैं तो आप इस चक्षु पोर्टल पे उसका शिकायत दर्ज कर सकते हो। या तो सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल हो, या लॉटरी का कोई ऑफर हो फंसाने वाला, या जॉब का कोई ऑफर हो, या फिर कोई मतलब किसी फ़ोन नंबर से किसी मतलब सस्पेक्टेड लीक ऑफ फ़ोन नंबर्स बाय बिजनेसेस, किसी बिजनेसेस के द्वारा आपका फ़ोन नंबर को लीक किया गया है तो भी आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। आगे देखते हैं 147 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचराब आश्रम का उद्घाटन किया। ये किस राज्य में स्थित है आपको ये बताना है। तो ये जो कोचराब आश्रम है ये स्थित है गुजरात में। तो यहाँ पे 147 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 148 हाल ही में महतारी वंदन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई आपको ये बताना है। तो ये किया गया था शुरुआत छत्तीसगढ़ में। तो 148 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होना था? मंथली इनकम असिस्टेंस देना था 1,000 रुपया औरतों को, मतलब सालाना 12,000। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनको एम्पावर करना था। तो इसमें क्या है? ओनली मैरिड वीमेन, जो सिर्फ शादीशुदा वीमेन है उनको ही इस ऑफर के थ्रू लाभ मिलने वाला था। फिर और क्या था कि जो बेनिफिशियरी होंगे उनका जो एनुअल इनकम होगा वो शुड बी लेस देन 2.5 लाख रुपीज़, मतलब 2.5 लाख से कम हो उनका नेशनल इनकम तो ही फायदा मिलेगा। फिर उसमें क्या है, जो विमेन अप्लाई कर रही है महतारी वंदन योजना के तहत तो उनका उम्र 23 से लेकर 60 के बीच में होना चाहिए। फिर विडोज मतलब जो विधवा हैं, ऑर्फन्स है मतलब अनाथ है, या तो अबेंडेंड विमेन है जिनको पति ने छोड़ दिया है, वो भी इस योजना के थ्रू लाभ लेने के लिए मतलब उसके लायक हैं। आगे देखते हैं 149वां निम्न में से किस देश में अमूल ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की शुरुआत की है। तो वो देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 149 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 150 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है। तो वो शहर है मुंबई, ये बन गया है बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया। 150 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो मुंबई ने बीजिंग को ओवरटेक कर लिया है किस टाइटल से? टाइटल ऑफ द एशियन कैपिटल विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स। न्यूयॉर्क क्या है, इसमें लीड करता है 119 बिलियनियर के साथ। दूसरे पे है लंदन 97 बिलियनियर्स के साथ। 151 आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री अब बन गए हैं साइमन हैरिस। 151 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 152 हाल ही में फार्म नाम से एक पहल लॉन्च हुई है। निम्न में से कौन सा देश इस समूह का हिस्सा है। तो इंडिया भी है, लाओ पीडीआर भी है, वियतनाम भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो इसके अलावा इक्वाडोर है ना, इंडिया का नाम तो आ ही गया। इसके अलावा केन्या, फिलीपींस, यूरुग्वे, ये सब इसका पार्ट है फार्म इनिशिएटिव का। तो इसमें क्या होगा? डिटॉक्सिफाई करना इस सेक्टर को किस चीज़ से कि भैया ये जो फूड प्रोडक्शन सिस्टम है इसमें कई हार्मफुल चीज़ें यूज़ हो रही है, उसको एलिमिनेट करना है। 153 निम्न में से एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है मिशेल तेरा ग्रांड को। 153 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 154 राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल मतलब एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो इसके नए महानिदेशक बन गए हैं पीयूष आनंद जी। 154 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दलजीत सिंह चौधरी है डायरेक्टर जनरल एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के, अनिश दयाल सिंह है सीआरपीएफ के डीजी, नीना सिंह है सीआईएसएफ के डीजी, राहुल रासगोत्रा है आईटीबीपी के डीजी, पीयूष आनंद जी हैं एनडीआरएफ के डीजी। 155 देखते हैं हाल ही में सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वह किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। तो वो केंद्र शासित प्रदेश था लद्दाख, इसी को ये पूर्ण राज्य बनाने की मांग के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे। तो 155 का बी हो जाएगा। 156 फरवरी 2024 के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो वो खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल। 157 संतोष ट्रॉफी 2024 किसने जीती है।
तो संतोष ट्रॉफी 2024 जीता गया है सर्विसेज टीम के द्वारा। 157 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सर्विसेज जो फुटबॉल टीम है उन्होंने इस ट्रॉफी को जीता है गोवा को हरा के, और ये 77वां नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप था जिसको संतोष ट्रॉफी कहते हैं। और इसमें जो शफील थे वो विनिंग स्ट्राइक मारे थे 67वें मिनट में। पहले क्या था, दोनों ही साइड, बोथ द साइड्स बैटल्ड हार्ड टू फाइंड अ गोल, दोनों ही साइड से कोई गोल नहीं हो रहा था, लेकिन 67वें मिनट में शफील ने एक गोल मार दिया। 158वां देखते हैं। हाल ही में क्रिस्टीना पुस्केवा 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता बनी है। ये किस देश से हैं? क्रिस्टीना पुस्चकोवा, तो ये हैं जेक रिपब्लिक से। 158 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 159, हाल ही में एक नए ज्वालामुखी की खोज की गई जिसका नाम है नॉटिक्स मॉन्स। यह हमारे सौर मंडल के किस ग्रह पर खोजा गया है? तो ये हमारे सौर मंडल के मार्स ग्रह पे खोजा गया, मतलब मंगल ग्रह पे। 160वां देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस दिव्यांग खिलाड़ी को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो वो खिलाड़ी का नाम है शीतल देवी। 160 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 161, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मौसमी चक्रवर्ती जी को। 161 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 162, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 22 मार्च को। 162 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड वाटर डे 2024 का थीम था वाटर फॉर पीस। 163, हाल ही में AICF मतलब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नितिन नारंग जी। 164, हाल ही में नवरोज का उत्सव मनाया गया। यह किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये पर्शियन जो पारसी लोग हैं उनके नव वर्ष के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो 164 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 165, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो इससे सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये सम्मान है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 165 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 166, हाल ही में कौन सा देश वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है? तो वो देश है इंडिया। चाइना पहले पे है, दूसरे पे बन गया है इंडिया। 166 का 1। 167, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया है? तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वो स्टेट है उड़ीसा। बाई मिस्टेक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 168 देखते हैं। गोरसम कोरा उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, गोरसम कोरा फेस्टिवल। 169, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां सदस्य बना है? तो वो देश है पनामा। ये 169 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 170, किस राज्य ने भारत की पहली AI जनरेटिव टीचर जिसका नाम है आयरिश इसको लॉन्च किया है? तो वो राज्य है केरला। 170 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यही थे हमारे 170 क्वेश्चंस। आशा है आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।